हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में, वो है प्रेशर्स इन फ्लूइड्स। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स में मतलब, और उसके साथ साथ फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। तरल, देखिए, हम गैसेस को भी फ्लूइड्स बोलते हैं और उसके साथ साथ हम लिक्विड्स को भी फ्लूइड्स बोलते हैं, यानी तरल, यानी गैस और तरल, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं, या फिर हम जो है इनको फ्लूइड की कैटेगरी में रखा जाता है। वही बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसको और समझ लेते हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज है? तो जैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, ये सब तो आपको पता होगा वायुमंडल। और यह वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों से बना हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। और वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, वो है अपना दबाव जो है वायुमंडल में लगातार लगाते रहते हैं। तो उस दबाव को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब बात करें प्रेशर इन फ्लूइड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, सबसे पहले आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर, यानी थ्रस्ट या प्रेशर किसको कहा जाता है। तो अगर मैं थ्रस्ट की बात करूं तो थ्रस्ट क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, यानी एक सतह पर सामान्य रूप से कार्य करने वाले बल को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो एक सतह पर सामान्य रूप से कार्य करने वाले बल को क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यह एक सदाशी राशि होती है। और इसके वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा, दिशा भी होगी, और इसकी मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक। और इसे बल की इकाई में मापा जाता है। तो इसे किस में नापा जाता है? इसको यूनिट ऑफ फोर्स में नापा जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ? न्यूटन। और इसका जो है ऐसा यूनिट क्या हुआ? न्यूटन। और फोर्स को क्या लिखते हैं आप? एम इंटू ए, यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। प्रेशर क्या होता है? द थ्रस्ट ऑन अ यूनिट एरिया एंड सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सतह की इकाई क्षेत्र पर जो धक्का या जो दबाव लग रहा है, उसे धक्का जो लगता है उसे हम कहते हैं दबाव। अब फोर्स क्या होता है? तो थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। और थ्रस्ट को हमने क्या बोला? प्रेशर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम एक और जो यूनिट है पास्कल के नाम से भी जानते हैं। सो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, दबाव एक स्केलर मात्रा होती है। तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई दिशा या डायरेक्शन नहीं होती। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर और पास्कल। अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज बार और मिली बार। तो जो दबाव है उसकी ऐसा ही यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं, इसकी ऐसा यूनिट को। दबाव की अन्य इकाइयां बार और मिली बार भी होती हैं। तो एक बार कितना होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको करेक्ट करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक मिली बार कितना होगा? 10⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। आगे, 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाय अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन। तो 1 पास्कल आप कैसे लिखोगे? 1 पास्कल लिखोगे जब थ्रस्ट कितना हो? 1 न्यूटन। और ये 1 न्यूटन थ्रस्ट कितने हिस्से पे लग रहा हो? 1 मीटर स्क्वायर पे। जब आपका 1 न्यूटन प्रेशर लगेगा, उसको आप क्या लिखेंगे? 1 पास्कल। यानी 1 पास्कल का वह दबाव है, दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली सतह पर 1 न्यूटन के धक्के द्वारा निर्मित होता है। प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो द्रवों में दबाव को देखते हैं किस तरीके से देखा जाता है। A substance which can flow is called a fluid. All liquid and gases are thus fluids. तो जो पदार्थ बह सकता है, यानी जो बह सकता है, उसे द्रव कहा जाता है। इस प्रकार सभी तरल और गैसों को हम द्रव होती है, यानी जो तरल हो गए, जो गैसेज हो गई, जो लिक्विड हो गए, वो सब के सब क्या होंगे? फ्लूइड्स होंगे। A fluid contained in a vessel exerts pressure at all points and in all directions. तो एक बर्तन में संग्रहित जो द्रव है, वह सभी बिंदुओं पर और सभी दिशाओं में दबाव डालती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम इन इक्वल टू, तो जो प्रेशर हमारे किसी लिक्विड कॉलम पे लगता है तो क्या लिखता है? एच। यहाँ पर कितना दिया? हाइट डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी प्रेशर कैसे निकालोगे? गहराई
और किसका उत्पाद होगा? ये गहराई, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का, यानी जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा त्वरण लगाया जा रहा है उसका उत्पाद जो है प्रेशर आपको बताएगा। Thus pressure at a point in liquid depends on the following three factors। तो किसी इस प्रकार द्रव के एक बिंदु पर दबाव निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन से वो 3 कारक हैं? इनको आप लिख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन तीनों कारकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है डेप्थ ऑफ अ पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस, तो सतह के नीचे बिंदु की गहराई। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी द्रव के घनत्व, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लग रहा है वह, यह तीनों जो बिंदु है यानी मुक्त सतह के नीचे बिंदु की गहराई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी द्रव्य के घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, यह तीनों जो बिंदु है यह क्या होते हैं? इन तीनों के ऊपर जो लिक्विड है या प्रेशर है किसी लिक्विड का डिपेंड करता है। नोट देने आप क्या है? At a particular place, the acceleration due to gravity is constant. At a particular place के लिए हम जो acceleration due to gravity है उसको क्या मान रहे हैं? एक विशेष स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण को स्थिर होती है। Therefore, the pressure at a point in a liquid is, तो प्रेशर किसी एक बिंदु पर क्या होगा? किसी एक पॉइंट पर क्या होगा? Directly proportional to the depth of the point from the free surface of the liquid। तो सीधे अनुपात होता है बिंदु, यानी मान लीजिए इस तरीके से है, यानी ये सतह का वो लिक्विड है और आपने इस पॉइंट पे नापना है कि प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ से जो जितना इसके नीचे है तो इसके सीधे अनुपात होगा मुक्त सतह की गहराई तक, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और सीधे अनुपात होता है द्रव के घनत्व का, यानी हाइट का और डेंसिटी का, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? प्रेशर। ठीक, चलिए, द प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, अब प्रेशर या जो दबाव है वह किस पर निर्भर नहीं करता? द शेप एंड द साइज ऑफ द वेसल्स इन विच लिक्विड इज कंटेन्ड एंड, तो तरल पदार्थ के रखे जाने वाले बर्तन का आकार और विकार, और द एरिया ऑफ द सरफेस एंड इट एक्ट्स, तो यह एरिया के ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी डज नॉट डिपेंड। जो ये प्रेशर है किस पे निर्भर नहीं करेगा, ये आप देख लीजिए, ये मैं रेड मार्क से लिख देता हूँ क्रॉस। क्या क्या आया? पहला पॉइंट है शेप एंड साइज यानी आकार और विकार। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा? एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। इन पे कोई भी किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करेगा, यह निर्भर करेगा सिर्फ हाइट पे, यानी यह निर्भर किस पे करेगा? अगर ये बात करें किस किस चीज पर निर्भर करेगा ये? एक तो डेप्थ पे, गहराई पे कि वह कितना गहराई में, और डेंसिटी पे, घनत्व। इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। If the atmospheric pressure P naught acting on a free surface of a liquid is also taken into account, then total pressure in a liquid at a depth h, तो यदि द्रव के मुक्त सतह पर कार्य करने वाला वायुमंडलीय दबाव P नॉट भी ध्यान में लिया जाता है, तो एक द्रव में गहराई h पर कुल दाब कितना होगा? तो ये आपको दिया जाएगा P नॉट प्लस HDG, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड राइज इन कॉलम, तो लिक्विड राइज इन कॉलम, तो यानी वायुमंडलीय दबाव और तरल कॉलम ये स्तंभ में कितना बड़ा है उसके कारण आप नापोगे, तो ये वायुमंडलीय दबाव हो गया, और यह जो दबाव है जो लिक्विड की वजह से आया है, यानी इसमें हाइट होगी, डेंसिटी होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमें किसका लगाना है कि हम टोटल प्रेशर मान के चल रहे हैं। जैसे कि एक आपके पास कॉलम है, तो अब इस तरीके से आपने इस वाले पॉइंट पे आपको इसका प्रेशर नापना है, टोटल प्रेशर। मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे आपको टोटल प्रेशर बताना है, ठीक है, टोटल प्रेशर। अब इसको ध्यान से देखिए जरा, तो इसमें 2 प्रकार के प्रेशर है। कौन सा? पहला तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरा जो लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया? P नॉट, और लिक्विड की वजह से यानी यहाँ से यहाँ तक की कुछ हाइट होगी, हाइट,
इस लिक्विड की कोई डेंसिटी होगी डी और इसमें कोई ग्रेविटेशनल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी। तो ये हमें क्या देगा, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला देगा, तो इसको आप याद रखना। फॉलोइंग आर द 5 लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो निम्नलिखित द्रव में दबाव के 5 नियम है। प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इन द लिक्विड। तो याद रखिएगा ये पास्कल लॉ जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा कि दाब द्रव्यमान में एक बिंदु के आसपास सभी दिशाओं में समान होते हैं। प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ स्टेशनरी लिक्विड। तो एक स्थिर द्रव्यमान में एक समतल सतह पे सभी बिंदुओं पर दबाव समान होता है। प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो द्रव में एक बिंदु पर दबाव में सतह से गहराई के साथ बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आपने यह फील भी करा होगा, अभी हाल ही में एक आपको ओशियन गेट्स नाम की एक सबमरीन कंपनी है, उन्होंने एक सबमरीन बनाई। उस सबमरीन में कुछ जो एक्सप्लोरर थे वो बैठ के टाइटैनिक जो जहाज डूब गया था उसके वृक्ष को देखने गए, यानी उसका जो मलबा था उसको देखने गए समुद्र के नीचे। तो जब वो नीचे जाते गए तो जो सबमरीन थी शायद उसकी जो मजबूती थी वो उतनी नहीं थी कि वो पानी के नीचे का दबाव सह सके। कैसे? क्योंकि एक तो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, फिर जैसे जैसे आप पानी में जा रहे हो तो दबाव आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जब वह नीचे पहुंचे तो दबाव इतना बढ़ गया कि वह पूरा, एक होता है एक्सप्लोड करना यानी फट जाना, दूसरा होता है इम्प्लोड करना यानी सिकुड़ जाना। वह सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में तुरंत सिकुड़ गया, यानी इतना ज्यादा दबाव उसके ऊपर लगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप गहराई में जाते जाएंगे पानी के अंदर उतना ही दबाव आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जो डेप्थ है उसमें आप ज्यादा नीचे जा रहे हैं। प्रेशर एट अ डेप्थ इन डिफरेंट लिक्विड्स। तो गहराई पर दबाव विभिन्न द्रव्यों में अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड के घनत्व पे। अगर कोई लिक्विड ज्यादा घनत्व है तो कम गहराई में भी उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी लिक्विड का घनत्व कम है तो उसी गहराई में उस जितना हमने पहले वाले लिक्विड में देखा उसमें प्रेशर काफी कम लगेगा। तो गहराई में भी लिक्विड यानी द्रवों पर, विभिन्न द्रवों पर प्रेशर या दबाव जो है विभिन्न होता है, यानी कि जो वैल्यू है वो विभिन्न होती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है डेंसिटी पर, यानी उसके घनत्व पे, लिक्विड के घनत्व पे, द्रव्य के घनत्व पे ये डिपेंड करती है। एट लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। तो एक द्रव अपने स्वयं के स्तर पर खोज करता है। A manometer is a device which is used to measure pressure inside a vessel. तो एक मैनोमीटर एक उपकरण होता है जिसे उपयोग एक पात्र के अंदर दबाव मापने के लिए किया जाता है ना? जो पात्र होता है, जो वेसल होता है, उसके अंदर दबाव नापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन। तो ये एक तरीके की यू शेप की ट्यूब होती है, इस तरीके यू शेप की ट्यूब होती है और जिसके दोनों एंड्स खुले होते हैं। यू ट्यूब इज पार्शियली फिल्ड विद लिक्विड सच एज मरकरी और वाटर। तो इसको लिक्विड से पार्शियली फिल कर दिया जाएगा, चाहे उसमें पानी भी हो सकता है या फिर उसमें मरकरी भी यानी पारा भी हो सकता है। ठीक, तो उसके हिसाब से फिर इसको नापा जाता है प्रेशर। अब यहाँ पर आता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स का क्या नियम है? Pascal's law states that the pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. तो पास्कल का एक नियम कहता है कि सीमित तरल पदार्थ में कहीं भी दबाव जो लगाया जाता है वह समान रूप से और कम नहीं होकर तरल पदार्थ की सभी दिशाओं में फैल जाता है। यानी पास्कल का नियम कहता है कि जब आप किसी समतल सीमित तरल पदार्थ में कहीं भी दबाव जो लगाया जाता है वह समान रूप से और कम नहीं होकर तरल पदार्थों में सभी दिशाओं पर फैल जाता है, यानी वो हर एक सारी डायरेक्शंस में काम करेगा। अब जो हाइड्रोलिक मशीन्स देखी होंगी आपने, हाइड्रोलिक्स जो देखे हैं वह पास्कल के नियम पे काम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ के नियम का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? हाइड्रोलिक मशीन सच एज हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स are based on Pascal's law transmission of pressure in all liquids. यानी जो हाइड्रोलिक मशीनें हैं
जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के तरल पदार्थों में दबाव के संचरण के नियम पर आधारित होता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, तो हाइड्रोलिक प्रेस का यूज क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज मेनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो किस पर्पसेस से हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग हाइड्रोलिक प्रेस का मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों से के लिए किया जाता है। तो पहला इसका यूज क्या? फॉर प्रेसिंग कॉटन गुड्स, बुक्स एक्सेट्रा, तो कपास के सामान, पुस्तकें आदि को दबाने के लिए। फॉर एक्सट्रैक्टिंग जूस ऑफ शुगर केन, शुगर बीट एक्सेट्रा, तो गन्ने के रस, चीनी, चुकंदर आदि रस, इन सबको निकालने के हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसका विविध यूज है। फॉर लिफ्टिंग हैवी मटेरियल्स, तो जो अगर मान लीजिए जो भारी वस्तुएं होती है, तो जो हैवी मटेरियल्स होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए, भारी वजन को उठाने के लिए। फॉर वर्किंग ऑफ अ लिफ्ट फॉर अ सप्लाइंग वाटर, यानी पानी की सप्लाई के लिए लिफ्ट के काम करने के लिए। इन द सोप इंडस्ट्री, साबुन के उद्योग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर स्क्वीजिंग द ऑयल आउट ऑफ लिंसेड एंड कॉटन सीड्स, तो जो लिंसेड या अलसी और कपास की जो बीज होते हैं उन्हें सब तेल निचोड़ने का। तो आपके लिए अभी होमवर्क दे रहा हूँ, आप और 5 यूज लिखेंगे हाइड्रोलिक प्रेस के कहाँ पर यूज होता है, ठीक है? तो ये सब आप लिखिए। हाइड्रोलिक जैक्स इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हेवी व्हीकल्स सच एज कार, ट्रक्स एक्सेट्रा। तो हाइड्रोलिक जैक का उपयोग भारी वाहनों जैसे कि कार, ट्रक आदि को उठाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन कार्स एक्सेट्रा, कार आदि में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक्स का भी इस्तेमाल जो है पास्कल लॉ के नियम के अनुसार किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसको और समझते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर टू अ हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर और इससे भी ज्यादा। जो हमारी पृथ्वी है के चारों ओर लगभग 300 किलोमीटर और इससे अधिक ऊंचाई तक हवा से घिरी हुई है। तो क्या होगा, नीचे भारी हवाएं होंगी और ऊपर हल्की हवाएं होंगी। तो ये जो लेयर है 300, 350, 400 किलोमीटर की जो ये लेयर है, ये हवाओं से भरा हुआ है। तो आप समझिए कि हमारे ऊपर इतना 400 किलोमीटर ऊपर तक, 350 से 400 किलोमीटर तक के बीच में हवाएं हैं। इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अब ये हवाएं तो जाहिर सी बात है ये दबाव डाल रही होंगी। तो दिस एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये जो लेयर बाय लेयर जो एयर है हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, इनको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ये हवाओं की झिल्ली को वायुमंडल कहा जाता है। द वेट ऑफ एयर क्रिएट्स अ थ्रस्ट ऑन द अर्थ, तो इन हवाओं की वजह से अर्थ के ऊपर एक थ्रस्ट यानी एक वजन पृथ्वी के थ्रस्ट उत्पन्न करता है। द थ्रस्ट exerted on unit of area of earth surface due to column of air is called atmospheric pressure। तो हम मान के चलते हैं कि एक यूनिट एरिया पर इतने कॉलम से कितना ज्यादा थ्रस्ट यानी कितना ज्यादा इस पे थ्रस्ट जो है अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा के स्तंभ के कारण पृथ्वी की सतह की इकाई क्षेत्र पर जो थ्रस्ट उत्पन्न होता है उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। राइट, तो यहां तक आप समझ गए। चलिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1 किलोग्राम फीट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना है ये? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁵ न्यूटन पर मीटर और 10⁵ पास्कल। तो इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है। दिस इंप्लाइज अ थ्रस्ट अबाउट 1 लाख न्यूटन acts on every 1 मीटर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्थ। यानी इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर वस्तुओं की सतह के प्रति 1 मीटर स्क्वायर पर लगभग 1 लाख न्यूटन का धक्का कार्य करता है। यानी 1 लाख न्यूटन की जो है पास्कल जो प्रेशर है वो काम कर रहा है। फोर्स न्यूटन है तो फोर्स थ्रस्ट। द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारी जो मानव शरीर का जो औसतन सतह का जो क्षेत्रफल है वो 2 मीटर स्क्वायर है। इसलिए हमारे शरीर पर लगभग
2 into 10 raised to power of 5 न्यूटन ऑलवेज एक्ट्स ऑन आवर बॉडी। तो कितना थ्रस्ट हमारे ऊपर काम कर रहा है? 2 लाख न्यूटन के बराबर हमारी बॉडी के ऊपर थ्रस्ट काम कर रहा है। However, we are not aware of this enormous thrust since our blood exerts a pressure known as blood pressure. तो हालांकि हमें इस विशाल धक्के के प्रति जागरूक नहीं होते, क्योंकि जो हमारा रक्त का दबाव है, जो रक्त में दबाव उत्पन्न करता है, उसको मैनेज करने के लिए, जिसे हम कहते हैं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, इज स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हमारे रक्त का दबाव है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा अधिक होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव को एक यंत्र द्वारा मापा जाता है जिसे बैरोमीटर कहा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ बैरोमीटर आर इन कॉमन। तो 3 तरीके के बैरोमीटर्स होते हैं, याद रखना। एक होता है हमारा सिंपल बैरोमीटर, एक होता है 14 बैरोमीटर और दूसरा होता है एंड्रॉइड बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर यह कब बना था? In 1643, Tarsier first designed simple barometer using mercury as the barometric liquid. तो 1643 में टॉर्सिली ने पहली बार पारा को बायोमेट्रिक दबाव के रूप में पारा को उपयोग करके एक साधारण बैरोमीटर डिजाइन किया। टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल बैरोमीटर, टेक अ हार्ड ग्लास ट्यूब ऑफ अबाउट 1 मीटर लेंथ क्लोज टू 1 एट। तो किस तरीके से बनाया कि एक साधारण बैरोमीटर बनाने के लिए कठोर कांच की नली को उपयोग करके उसकी लगभग लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए और एक छोर से उसे बंद कर दें। दिस ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद प्योर मर्करी सच दैट नो एयर बबल रिमेन्स इनसाइड द ट्यूब। तो यह ट्यूब को पूरी तरह से शुद्ध पारा से भरी हुई है ताकि ट्यूब के अंदर कोई हवा का बुलबुला ना बचे। The vertical height of the mercury column from the mercury surface to in the tube is measure of the atmospheric pressure. तो ट्यूब से पारे में सतह से पारे के स्तंभ की लंबाई वायुमंडलीय दबाव का माप होती है। The height of mercury column in a tube is called barometric height. तो ट्यूब में पारे के स्तंभ की ऊंचाई को बैरोमेट्रिक ऊंचाई कहते हैं। The barometric height at normal temperature pressure sea level is, तो उस ट्यूब की हाइट कितनी होगी? 0.76 मीटर, या जिसे हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको हम 760 mng लिख देते हैं, hg। यानी फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड इन द यूनिट बार और मिलीबार। तो मौसम विज्ञान संबंधी उद्देश्य के लिए वायुमंडलीय दबाव बार या मिली बार की इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो एक बार कितना होता है? 10⁵ पास्कल, और एक मिली बार क्या होता है? 10⁵ पास्कल। 14 बैरोमीटर क्या होता है? The 14 barometer consists of a glass tube of length about 85 centimeter to 90 centimeter। तो 14 बैरोमीटर में जो लगभग 85 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर की लंबाई का एक कांच की नली होती है। This tube is closed at one end and has narrow opening at the other end। तो इस नली का एक सिरा बंद होता है और दूसरे सिरे के एक संकीर्ण खुला होता है। It is completely filled with pure mercury and is kept inverted in a glass vessel having leather cup containing mercury। तो यह पूरी तरह से शुद्ध पारे से भरा हुआ है और इसे एक कांच के बर्तन में उल्टा रखा जाता है जिसे पारा युक्त एक चमड़े का कप होता है। The open end of the glass is dipped into mercury। तो जो ओपन एंड है ग्लास का वह मरकरी में डिप्ड किया जाता है। राइट, तो यहां तक समझ गए। एनोरॉइड बैरोमीटर, दिस बैरोमीटर हैज नो लिक्विड। तो एनोरॉइड बैरोमीटर में कोई लिक्विड नहीं होता। इट इज लाइट एंड पोर्टेबल एंड कैन देयरफॉर इजीली बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो यह हल्का पोर्टेबल होता है और इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक बॉक्स विच इज पार्शियली इवैक्यूएटेड। The top of the box is springly and corrugated in the form of diaphragm। तो यह धातु विग्रीय बॉक्स होता है जिसे आंशिक रूप से निर्मित किया जाता है और बॉक्स का शीर्ष छल्लेदार या डायफ्राम के रूप में सिकुड़ होता है। At the middle of the diaphragm there is a thin rod toothed at upper end। और जो डायफ्राम के मध्य में उसकी ऊपरी सिर पे दांतें वाली एक पतली छड़ी होती है। The teeth of the rod fit well into the teeth of a wheel connected in a pointer which is can be side over a circular। तो छड़ी के दांत को पॉइंटर के साथ जुड़े हुए एक पहिए के दांत में अच्छी तरह से फिट होते हैं जो एक वृत्ताकार होता है।
तो ये लगभग हमें क्या बताया है कि ये हमें एनरॉइड की वर्क मेकिंग बताई है, किस तरीके से ये काम करता है। चलिए, तो बैरोमीटर से हम वेदर फोरकास्ट कैसे करते हैं, ये समझने वाली बात है। The atmospheric pressure at a place is affected by the change in temperature and the amount of water vapor present in the air at the place. तो किसी स्थान पर वायुमंडलीय दबाव पर तापमान में परिवर्तन और यहाँ की हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा पे प्रभाव पड़ता है। The reason is that the density of air changes with the change in temperature and the change of water vapors present in. तो इसका कारण ये है कि अगर तापमान में बदलाव होगा तो उससे हवा की घनत्व में जो है परिवर्तन आएगा और उससे जो मौजूद जल वाष्प में परिवर्तन बदलेगा और वहां से हम बता पाएंगे कि मौसम आगे किस तरीके का होने वाला है। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हवा की घनत्व तापमान में वृद्धि के साथ कम होता है। ऑल्सो द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट इंक्रीजेस। यानी साथ ही हवा की घनत्व मौजूद नमी की मात्रा बढ़ने के साथ कम होता है, अर्थात the density of moist air or humid air is less than the density of dry. तो गीली या अर्ध हवा के घनत्व सूखी हवा के घनत्व से कम होता है। Consequently, the atmospheric pressure or the barometric height decrease as the presence of moisture or the temperature increases. तो इस प्रकार वायुमंडलीय दबाव या बैरोमेट्रिक ऊंचाई नमी की उपस्थिति के तापमान के बढ़ने के साथ कम हो जाता है और Thus, the atmospheric pressure helps us to know about the weather in advance. तो इस प्रकार वायुमंडलीय दबाव और मौसम के बारे में पहले से जानकारी दे देते हैं। If the barometric height of a place suddenly falls, it means that the pressure of the place suddenly falls. तो यदि किसी स्थान का बैरोमेट्रिक ऊंचाई अचानक गिर जाती है तो इसका मतलब है कि वहां अचानक दबाव कम हो गया और दबाव कम होने की वजह से आसपास की जो हवाएं वहां पर आएंगी उस हवा के गैप को भरने के लिए, तो वह एक संकेत होता है तूफान के आने का। इफ द बैरोमेट्रिक हाइट फॉल्स ग्रेजुअली, और बैरोमेट्रिक हाइट धीरे 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 गिरती है तो उसका संकेत है कि नमी जो है बढ़ रही है, यानी जो नमी है हवा में वो बढ़ रही है और बारिश होने की संभावनाएं है। बट अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द बायोमेट्रिक हाइट्स मींस दैट मॉइस्चर इन द एयर डिक्रीज। पर बैरोमेट्रिक की ऊंचाई में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है हवा की नमी कम हो रही है और इंडिकेट दिया जाता है कि आगे मौसम अच्छे होने की संभावना है। नोट या ध्यान देने वाली बात क्या है, एल्टीमीटर एंड ऑल्टीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर देयर ऑल्टीट्यूड सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट अबव द सी लेवल। देयरफॉर अ बैरोमीटर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीमीटर एक उपकरण होता है जिनका विमानों में उपयोग किया जाता है या हेलीकॉप्टर में उपयोग किया जाता है, जो उनकी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। क्योंकि समुद्र स्तर पर ऊंचाई के साथ वातावरणीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए बैरोमीटर जो वातावरणीय दबाव मापता है उसका उपयोग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। तो अल्टीमीटर क्या है, ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई जो है मापने के लिए किया जाता है वाहनों में, हवाई जहाजों में, इन सब के अंदर। An aneroid barometer which has the scale calibrated in terms of height and ascent serves the purpose of an altimeter. तो एक एनरॉइड बैरोमीटर जिसका स्केल आरोहण की ऊंचाई के संदर्भ में कैलिब्रेट किया गया है एक अल्टीमीटर के उद्देश्य में सेवा करता है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर समाप्त हो। तो इस चैप्टर के अंदर हमने थ्रस्ट और प्रेशर को लेकर बात करी, लॉ ऑफ अ लिक्विड प्रेशर को लेकर बात करी, पास्कल्स लॉ के बात करी और कौन से पास्कल्स लॉ के हमारी एप्लीकेशंस होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, इन सबको लेकर डिटेल में बात करी। उसके साथ फिर हमने 3 टाइप के फॉर्च्यून, एनरॉइड और उसके बाद हमने जो सिंपल हमारा बैरोमीटर्स होते हैं या फिर जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं जो प्रेशर को नापते हैं उनके बारे में पढ़ा, किस तरीके से उनका वर्किंग होता है, फंक्शन होता है, इन सबको लेकर चर्चा करी। और साथ ही में जो सिंपल बैरोमीटर होता है वो हमें वेदर फोरकास्ट करने में यानी मौसम के भविष्यवाणी करने में किस तरीके से मदद करता है, ये सब भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो इसके साथ ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम जो है अगले चैप्टर पे और अन्य टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस उतना ही। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।